मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। ओके, डिफॉर्मेशन सी बाय डिफॉर्मेशन बी। कल लास्ट वाला ऊपर से गया सर। कौन सा लास्ट वाला? ये वाला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बोल रहे हो? कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई आपको? देखो ये कंडीशन समझ में आ गई। जो इनिशियली 3 इक्विलिब्रियम में कंडीशन मैंने आपको बताई थी, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन 0, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन 0 और समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट हिंज इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो जब हॉरिजॉन्टल का समीशन हमने लिया था तो देखा था एच डी 0 के बराबर था। वर्टिकल का समीशन लिया था तो क्या था? जो भी नीचे से ऊपर की तरफ फोर्सेस दैट विल बी इक्वल टू ऊपर से नीचे की तरफ वाली फोर्सेस। नीचे के ऊपर कौन कौन सी लग रही थी? वी लग रहा था, आर बी और आर ए। इन तीनों का समीशन ऊपर से नीचे यानी कि डब्ल्यू के बराबर। ठीक है, इतनी चीज क्लियर थी। देन मोमेंट एट डी विल बी 0। जब डी पे मोमेंट लिया, ठीक है, तो मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट पर कौन कौन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन कौन सी फोर्सेस की वजह से मोमेंट आ रहा है? एक तो आर ए की वजह से मोमेंट आ रहा है। ठीक है, आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ए प्लस बी। ठीक है, फिर आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए। ठीक है, और माइनस डब्ल्यू जो है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इंटू सी। यहाँ से एक कंडीशन ये बन गया, आ गई हमारे पास। ठीक है, 2 इक्वेशन ये बन गई। तीसरी इक्वेशन के लिए मैं क्या करा? मैंने डेल्टा का यूज किया। ठीक है, डेल्टा का यूज किया मैंने। डेल्टा मतलब यहाँ से इसकी डिफ्लेक्टेड शेप बनाई। डिफ्लेक्टेड शेप कैसी होगी? पहले बार अगर स्ट्रेट थी और यहाँ पर एक वेट लग रहा है तो वो इस बार को इस तरीके से नीचे की तरफ झुका देगी। ठीक है, यहाँ से ये थीटा लेके टेन थीटा क्या लिया मैंने? इट इज नथिंग बट जितना डिफ्लेक्शन मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ डेल्टा ए जो था, ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग बेस क्या था? ए प्लस बी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, फिर डेल्टा बी के कोरस्पॉन्डिंग बेस कितना था? ए। तो डेल्टा ए डिवाइड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू डेल्टा बी डिवाइड बाई ए। ये दोनों किसकी वैल्यू है? टेन थीटा की वैल्यू है। तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो यहाँ से डेल्टा ए बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू डेल्टा बी डिवाइड बाई ए। ये कंडीशन आ गई मेरे पास। ठीक है, तो बस इससे सॉल्व हो जाना था। बस इन तीनों को सॉल्व ही तो करना है। ये यहाँ पर जो डेल्टा ए वाली वैल्यू है, ठीक है, आप इसको किसी भी टर्म में लिख लो। जैसे डेल्टा ए को डेल्टा बी की टर्म में लिख लो। डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा बी ए प्लस बी डिवाइड बाई ए, ये भी लिख सकते हो आप। और इसको आप अच्छा नहीं तो डेल्टा की जगह मैं इक्वेशन रख देता हूँ। ठीक है, डेल्टा क्या होता है? पी एल ओवर ए ई। ठीक है, इसको पी आर की फॉर्म में लेना पड़ेगा अपने को रिएक्शन के टर्म में डेल्टा को। तो दैट इज पी एल ओवर ए ई, हमने पढ़ा था। ठीक है, कि डिफॉर्मेशन की वैल्यू क्या होती है? पी एल ओवर ए ई, अगर पी लोड लग रहा है तो इन दैट केस। ठीक है, या फिर सिग्मा बाय ई कह सकते हो आप, जो भी। गुड इवनिंग पंकज जी। ठीक है, तो एल बाय ए ई इट इज फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों की दी हुई है हमें। ठीक है, दोनों स्प्रिंग की, जैसे ए स्प्रिंग की D1 दी हुई है, बी स्प्रिंग की D2 दी हुई है। तो डेल्टा विल बी आर ए इंटू D1 और डेल्टा बी विल बी आर बी इंटू D2। ठीक है, बस थर्ड इक्वेशन मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ से, और आर ए और आर बी का रिलेशन लिया, उसको सेकंड में पुट किया, देन आई गॉट द वैल्यू। ठीक है, यहाँ वहाँ पर इतना ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा मुश्किल, वहाँ पे आपको डाटा दिया होगा। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको डाटा दे सकता है वो, या तो हमने डेरिवेशन की फॉर्म में पढ़ लिया। एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। हाँ जी विक्रम जी बताओ। हाँ ये वाला करवा देता हूँ। अच्छा लास्ट वाला करवा दूँ? हाँ ठीक है, लास्ट वाला करवा देते हैं, कोई इशू नहीं है। लास्ट सॉरी, लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो क्या है। वहां पर जो हमारा स्प्रिंग था वो ऊपर की तरफ लगा हुआ था, यहाँ पे हमारा स्प्रिंग नीचे की तरफ लगा हुआ है। ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। गॉट इट? जस्ट अ सेकंड। एक सेकंड, लेट मी चेक क्वेश्चन कहाँ था।
ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, ए बी एक बीम दी हुई है और उसके नीचे दो स्प्रिंग लगे हैं, ठीक है। ऊपर से फोर्स लग गई √2p। तो जब ये √2p फोर्स लगी, पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो आप, इसका सिंपल एनालिसिस लगा लो। तो एक यहाँ पर देखो हिंज लगा है, तो हिंज क्या करेगा, एक तो इसको ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में इसको अपोज करेगा, दूसरा इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपोज करेगा। तो दो रिएक्शन आएगी, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। मैं इसका नाम दे देता हूँ RA और इसका नाम HA, ठीक है। देन यहाँ पर एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग की फोर्स में मान लेता हूँ RC, ठीक है। ये कंप्रेस होने के अगेंस्ट फोर्स लगाएगा और यहाँ पर RB। अब देखो ऊपर से जो लोड लग रहा है, ठीक है, इट इज √2p, इट इज एक्टिंग एट सर्टेन एंगल थीटा, थीटा कितना 45 डिग्री। तो अगर ये √2p है, ये 45 डिग्री है, तो ये कितना होगा, वेरी गुड, इट विल बी √2p cos थीटा या फिर cos 45। cos 45 कितना होता है 1/√2, ठीक है। तो इट विल बी p, इस डायरेक्शन में क्या आएगा √2p sin 45, यानी कि √2p/√2, अगेन sin 45 भी 1/√2 होता है, तो इट विल बी p दिस टाइम। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों p हो जाएगा। अब क्या करना है, पहली कंडीशन लगाओ इक्विलिब्रियम की, समेशन इन x डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट क्या लग रहा है HA, राइट टू लेफ्ट क्या लग रहा है एक P। तो HA की वैल्यू क्या आ गई, P के बराबर आ गई, पहली चीज, ठीक है। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, समेशन Fy इज इक्वल टू 0। Fy का मतलब क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ जो फोर्सेस लग रही हैं दैट विल बी इक्वल टू नीचे से ऊपर की तरफ जो भी फोर्सेस लग रही हैं। तो नीचे से ऊपर की तरफ कौन कौन सी फोर्स लग रही हैं, एक तो लग रहा है RA, दूसरा लग रहा है RC, तीसरा लग रहा है RB, दैट विल बी इक्वल टू P। बोले यहां तक कोई भी दिक्कत। देन थर्ड कंडीशन क्या है, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट का मतलब है यहाँ पर हिंज, ठीक है। तो ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम। तो अब देखो जो RC है, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट अपने को मोमेंट लेना है, इस ए पॉइंट के अबाउट, और ये RC इसको कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो -RC इंटू L, ठीक है। ऐसे ही ये RB जो है, बी पॉइंट पे जो रिएक्शन आ रही है, ये इसको कैसे घुमाएगी, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है ये पॉइंट के अबाउट, तो -RB इंटू 2L, गॉट इट। और ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, इसलिए इसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। HA से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, इसलिए इसका भी कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, ठीक है। और जो P है, ऊपर से नीचे की तरफ P लग रहा है एक, ये इसको कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, प्लस P इंटू कितना डिस्टेंस है 2L, यहाँ से यहाँ तक L, यहाँ से यहाँ तक L, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया हमारे पास RC इंटू L प्लस 2 इंटू RB इंटू L, इट विल बी इक्वल टू P इंटू 2L, ठीक है। L से L काट दो, RC प्लस 2 RB इज इक्वल टू P, सॉरी 2P, ठीक है। एक ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, दिस वाज फर्स्ट, दिस वाज सपोज सेकंड इक्वेशन। फिर क्या करोगे, फिर डिफ्लेक्टेड शेप देख लो, ठीक है। डिफ्लेक्टेड शेप कैसी आएगी इस बीम की, इस पॉइंट के अबाउट हिंज है, ए पॉइंट के अबाउट, ये ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा बीम, ठीक है। जब डिफ्लेक्ट करेगा तो दो स्प्रिंग्स हैं मेरे पास, एक बी पे और एक सी पे, ठीक है। इन दोनों में डिफॉर्मेशन आएगी, मान लो इसको हम डेल्टा बी बोल देता हूँ, इसको डेल्टा सी बोल देता हूँ, ठीक है। तो जो इसमें डिफॉर्मेशन आएगी वो कितनी होगी, दिस डिस्टेंस इज L, दिस डिस्टेंस इज अगेन L। तो यहाँ से अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो टेंजेंट थीटा क्या होगा, इट विल बी
परपेंडिकुलर ओवर दिस डिस्टेंस। सर मोमेंट हिंज के केस में भी कंसिडर करते हैं, बिकॉज जैसे फिक्स्ड एंड सपोर्ट में यूज करते हैं शायद। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिक्स्ड एंड सपोर्ट में तो सब चीज आती है, वहां पे मोमेंट जीरो नहीं होता। फिक्स्ड एंड का एनालिसिस ही नहीं करना अपने को, अपने सिलेबस में नहीं है, चाहे ए में हो चाहे जेई में हो। ठीक है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट जो बीम है उसका एनालिसिस नहीं है हमारा, वो स्ट्रक्चर में आप पढ़ोगे अगर पढ़ोगे तो भी। ठीक है, तो डेल्टा बी ओवर 2L इज इक्वल टू डेल्टा सी ओवर L। ठीक है, अब डेल्टा बी क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा बी। कितना होगा, रिएक्शन इन बी, ठीक है, इंटू एल ओवर ए। ठीक है, और ऐसे ही डेल्टा सी क्या होगा, रिएक्शन एट सी इंटू एल ओवर ए ई। आपको डायमेंशन के बारे में कुछ नहीं बोला गया, इसका मतलब स्प्रिंग की लेंथ एल ही है। ठीक है, एल स्प्रिंग लिख देता हूं मैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे कोई मेंबर होता तो उस मेंबर की लेंथ आती एल एस। स्प्रिंग का है मान लो ये सारा कुछ, एरिया और ई वैल्यू। ठीक है, तो इस थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं इन दोनों रिजल्ट्स को, तो क्या आएगा, आर बी एल एस डिवाइड बाई 2 ए एस ई एस into L, it will be equal to RC LS divided by AS ES into L। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन और आ गई मेरे पास, और अब देखो सब क्या क्या कट रहा है, काट दो, ये दोनों कट रहे हैं। ठीक है, LS कट जाएगा, L कट जाएगा, यहाँ से क्या आया मेरे पास, RB will be equal to 2 टाइम RC। ठीक है, अब बस इस रिजल्ट को 2 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2, तो क्या होगा, आर सी प्लस 2 टाइम्स आर बी की क्या वैल्यू है, 2 ऑफ आर सी इज इक्वल टू 2p, 5 टाइम आर सी इज इक्वल टू 2p, तो यहाँ से आर सी की क्या वैल्यू आएगी, 2/5p। ठीक है, फिर आर सी में रख दो ये वैल्यू, आर बी क्या हो जाएगा, सॉरी आर बी में इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 2/5 ऑफ p वैल्यू, यानी कि 4/5p। हाँ कोई नहीं, डिफॉर्मेशन का पूछा है, डिफॉर्मेशन भी बता दूंगा। ठीक है, ये आरबी की वैल्यू आ गई, ये आरसी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब रख दो बस इसमें। ठीक है, इसमें रख दो इन इक्वेशंस में, चाहे ऐसे भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। ठीक है, डिफॉर्मेशन का भी पूछ सकते, अगर पूछा है इसका पूछा तो इसका, अगर डिफॉर्मेशन का पूछना है तो डेल्टा बी क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू आर बी कितना है, 4/5 पी। ठीक है, और एल बाई ए क्या होता है, या फिर पी बाई के लिख देते हैं हम इसको, उसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, ए बाई एल को के बोल देते हैं। ठीक है, के इज स्टिफनेस। ठीक है, और ऐसे ही डेल्टा सी क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2/5 इंटू पी बाई के। जहां पर के क्या है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग डिवाइड बाय एरिया इंटू ई वैल्यू ऑफ स्प्रिंग। क्लियर है,
हो जाएगा। ये मुश्किल क्वेश्चन था, इसमें आसान क्वेश्चन आएगा कोई। उल्टा आएगा स्टिफनेस। हाँ तभी तो P/K लिखा है मैंने। चलो कोई नहीं कोई नहीं। दुशांत जी समझ आया? नोट कर लिया सबने? चलो नाइस, आ रहा है कुछ कुछ। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, रिवाइज करना, ना आए तो फिर पूछ लेना। नेक्स्ट वी विल गो फॉर कंपोजिट बार्स। आज का टॉपिक है कंपोजिट बार्स। तो अभी कंपोजिट बार क्या होती हैं? व्हाट इज कंपोजिट बार? एक्चुअली इट इज अ बार मेड अप ऑफ 2 और मोर मटेरियल्स। ठीक है, जब 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड कंपोजिट बार। जैसे मैं बात करूं, ऐसे करके दिखा देता हूं। 2 बार हैं, ठीक है। जैसे मान लो 2 बार बोलें, चलो छोड़ो 2 बार ना बोल करके इसका मैं इसको कह देता हूं कि इट इज ए काइंड ऑफ होलो अरेंजमेंट जिसमें एक मटेरियल के अंदर दूसरा मटेरियल डाला हुआ है। ठीक है, जैसे आपने देखा हो नट बोल्ट होता है ना, जैसे, ठीक है, नट बोल्ट होता है, ऐसे होलो सेक्शन है, इसके अंदर दूसरा मटेरियल हम डाल देते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा सिस्टम है जिसमें बाहर ये है ट्यूब, ठीक है, और अंदर दिस इज रोड। तो हमने, ये बाहर ट्यूब है और अंदर रोड है। ठीक है, रोड की प्रॉपर्टीज है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, हाँ बैटरी सेल कह सकते हो आप। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 रोड का, और मटेरियल की प्रॉपर्टी यानी कि इलास्टिक मॉडुलस E1। ट्यूब की बात करें, इसका A2 E2 मान लेते हैं हम। ठीक है, और मैंने इस पे एक कंप्रेसिव फोर्स लगा दी P। ठीक है, कंप्रेसिव या टेंसाइल जो मर्जी आपका मन करे। ठीक है, एक P फोर्स लगा दी मैंने, इसकी नेट लेंथ L है। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन होंगी? एक तो जो हमने लोड लगाया है P लोड, ये कौन कौन उठाएगा? ये P लोड कौन कौन उठाएगा? इट विल बी ट्रांसफर टू बोथ, है ना, P1 प्लस P2, मतलब रोड पे भी जाएगा और कुछ ट्यूब पे भी जाएगा। ठीक है, और एक चीज नोट करना, अगर मैं दोनों को पकड़ के दबा रहा हूं तो जो डिफॉर्मेशन आएगी वो दोनों की नेट डिफॉर्मेशन इक्वल होगी। ठीक है, याद रखना, डिफॉर्मेशन ऑफ रोड इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू डिफॉर्मेशन ऑफ ट्यूब, कंपोजिट बार के केस में, इस तरह के केसेस में। ठीक है, अगर मान लो इसको पकड़ के मैं दोनों तरफ से बराबर दबाऊं तो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड से कंप्रेस या एक्सपेंड होंगी। ठीक है, डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ लोडिंग। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा रोड? ठीक है, डेल्टा रोड क्या होगा? इट विल बी P ऑफ रोड या फिर P1 मान लो। ठीक है, इनटू लेंथ कितनी है L डिवाइड बाय एरिया क्रॉस सेक्शन A1 और यंग मॉडुलस E1, इट विल बी इक्वल टू P2L डिवाइड बाय A2
E2। बोलो कोई प्रॉब्लम? और अगर मैं इक्विवेलेंट सेक्शंस को कंसिडर करूं कि दोनों एक ही यूनिट है, तो इस पे जो भी लोड लगेगा P इंटू एल डिवाइड बाय नेट एरिया इंटू ई वैल्यू क्या होगी इसकी? इट विल बी A1 E1 प्लस A2 E2। ठीक है, नहीं समझ में आया तो इस इक्वेशन में पुट करके देख लो। रहने दो, आप कंफ्यूज हो गए, इस इक्वेशन से ही बता देता हूँ आपको। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन देखना, P क्या बोलता है? इट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए इसको, ठीक है, अगर मैं इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? इट विल बी इक्वल टू, P1 की वैल्यू यहां से निकालते हैं अगर हम, एक मिनट वेट करना, नोट मत करना, चेक करने दो मेरे को कैसे आएगी कंडीशन। P1 इज इक्वल टू P2, लेंथ दोनों की सेम है, A1 E1 सॉरी A2 E2 इंटू A1 E1। ठीक है, P इज इक्वल टू P2 A1 E1 डिवाइड बाय A2 E2 प्लस P2। A2 E2P डिवाइड बाय A1 E1 प्लस A2 E2, इट विल बी इक्वल टू P2। ऐसे P1 आ जाएगा A1 E1P डिवाइड बाय A1 E1 प्लस A2 E2। ओके, रुकना एक सेकंड, लास्ट में देखते हैं यही कंडीशन आती है नहीं आती। PL डिवाइड बाय A1 E1 प्लस A2 E2, तो यहाँ से आपका P1 क्या आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू, अच्छा ठीक है देखो इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं तो ये आती है इक्वेशन। ठीक है, कि मतलब अगर मान लो मैं इंडिविजुअली सिर्फ P1 को कंसिडर करूं तो इसमें कितने डिफॉर्मेशन होगी रोड में? इट विल बी इक्वल टू PL ओवर AE। ठीक है, तो P1 L ओवर A1 E1। ऐसे ही P2 में कंसिडर करूं तो P2 इंटू L लेंथ इज कॉन्स्टेंट डिवाइड बाय A2 E2। ठीक है, और अगर नेट की बात करूं मैं, अगर मैं इसको एक यूनिट कंसिडर करूं तो क्या होगा? P इंटू एल, जितना लोड लग रहा है टोटल, इंटू L डिवाइड बाय नेट ए वैल्यू क्या होगी? इट विल बी समेशन ऑफ A1 E1 प्लस A2 E2। ठीक है, तो यहाँ से जो P1 वैल्यू बनेगी, पहले इन दोनों इक्वेशन को कंसिडर करूंगा मैं, मान लो यहाँ से P1 की क्या वैल्यू बनेगी? इट विल बी इक्वल टू, L से L कट जाएगा सारा, P1 की वैल्यू बनेगी A1 E1P डिवाइड बाय A1 E1 प्लस A2 E2। ऐसे ही P2 की क्या वैल्यू बनेगी? A2 E2, इन दोनों इक्वेशन को जो मैं कंसिडर करूंगा, इंटू P डिवाइड बाय A1 E1 प्लस A2 E2। नहीं तो अगर ऐसे समझ में आ गया तो ठीक है, नॉर्मल है, वैसे तो कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है यही वाला मेथड। नहीं तो आप क्या करो, ये इक्वेशन लिखी है आपने, ठीक है, डिफॉर्मेशन कितनी होगी पहले? फर्स्ट वाली रोड में कितनी होगी? P1 L ओवर A1 E1, और दूसरे में कितनी होगी? P2 इंटू L इंटू A2 E2। सिर्फ इन दोनों को कंसिडर करके, ठीक है, इन दोनों को कंसिडर किया मैंने, यहाँ से P1 की वैल्यू P2 की टर्म में निकाल दी मैंने। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। फिर उसके बाद इसको इस इक्वेशन में पुट किया मैंने, देखो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, फिर इसका एलसीएम लिया, यहाँ से एलसीएम लेने के बाद सॉल्व जब मैंने किया तो यहाँ से P2 की वैल्यू निकल के आई A2 E2P डिवाइड बाय A1 E1 प्लस A2 E2, और यही वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली।
ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी मेथड याद रख लो, आपकी मर्जी है। तो बस इस P2 की वैल्यू को जब आप पुट करोगे वापस किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में अगेन, देन यू विल गेट वैल्यू ऑफ P1 एज दिस वन। दोनों में से कुछ भी याद रख लो। वैसे यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन ये आ सकता है बस कि मान लो कोई एक अरेंजमेंट है, ठीक है, उसमें 2 रोड्स लगी हुई हैं, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ 2 रोड्स, ऐसे करके। ये मान लो मटेरियल 1 है, ये मटेरियल 2 है, और इसके ऊपर मैं एक P फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो इसमें P1 फोर्स जनरेट हुई, इसमें P2 फोर्स जनरेट होगी, तो P विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। मेन ये आता है यहाँ पे। अब जैसे हम इसको बेसिकली ये जो आर्टिकल है ये आपका आरसीसी में काम आने वाला है। जब आप आरसीसी पढ़ोगे तो आरसीसी क्या है, बेसिकली वो भी एक कंपोजिट सेक्शन है जिसमें कंक्रीट होता है, और कंक्रीट के अंदर क्या होता है, स्टील डला हुआ होता है। तो यहाँ पर जो भी आप लोड डालोगे ये होगा एरिया ऑफ स्टील, ये स्टील है जो गोल दिखाया मैंने, बाकी सारा ये है कंक्रीट। तो जो नेट लोड डालते हो आप, इट विल बी इक्वल टू पी कंक्रीट प्लस पी स्टील, ठीक है। और दोनों की डिफॉर्मेशन सेम है, देन यहाँ से फिर वही इक्वेशन निकालते हैं हम, डेल्टा कंक्रीट विल बी इक्वल टू डेल्टा स्टील, ठीक है। फिर वही पी कंक्रीट इंटू एल ओवर ए ही करेंगे, फिर यहाँ से एक और इक्वेशन निकल के आती है, ठीक है। तो यहाँ इससे फिर हम लिमिट स्टेट का सॉरी वर्किंग स्ट्रेस मेथड का एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, हम मॉडुलर रेशियो निकलती है एम, वो मॉडुलर रेशियो यहाँ से डिफाइन होती है, ठीक है। एनीवेज इसका फिर एक इक्विवेलेंट सेक्शन निकालते हैं हम, ठीक है। ये इक्विवेलेंट सेक्शन वगैरह निकालना फिर एक हम वहीं पे सीखेंगे आरसीसी में। बस ये आर्टिकल इतना ही है। मतलब ऐसा कभी कोई केस आ जाए तो उसमें लेके चलना कि दोनों में फोर्स डिस्ट्रीब्यूट इक्वल, मतलब इक्वल तो क्या होगी, P1 प्लस P2 हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और दोनों में डिफ्लेक्शन सेम होगी। मेन क्राइटेरिया ये है। देन नेक्स्ट इज प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग टेम्परेचर चेंजेस। जब टेम्परेचर चेंज होगा देन व्हाट विल हैपन। नोट कर लिया वो सबने ऊपर ये। तो अगर मान लो इसमें एक बॉडी है, ठीक है, इसकी लेंथ इनिशियली L है। अगर मैं डेल्टा टी टेम्परेचर रेज करूं, सपोज डेल्टा टी टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर दिया इस रोड का, देन व्हाट विल हैपन, ये एक्सपेंड करेगी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। वेरी गुड, एक्सपेंड करेगी। कितने अमाउंट से एक्सपेंड करेगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एलोंगेशन, what will be the amount of this elongation। L into 1 plus strain। Are you sure? बहुत बार हो गया ये। दोबारा सोच लो, स्ट्रेन तो हमें पता ही नहीं कितना है, स्ट्रेन ही तो निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। वेरी गुड विक्रम जी, इट विल बी L अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। इसमें कितनी एलोंगेशन आएगी, L अल्फा डेल्टा टी, बस यही चीज पूछ रहा था मैं आपसे। तो कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो डिफॉर्मेशन आएगी दैट विल बी L अल्फा डेल्टा टी। इट इज कॉल्ड टेम्परेचर डिफॉर्मेशन, या फिर ड्यू टू दिस द स्ट्रेन विल अकर व्हिच विल बी कॉल्ड स्ट्रेन ड्यू टू टेम्परेचर। यहाँ पर अल्फा क्या होता है, अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। डन। अब स्ट्रेन बता दो कितना होता है, स्ट्रेन क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रेन,
व्हाट इज स्ट्रेन? क्या पढ़ा है अभी तक? स्ट्रेन क्या होता है? वेरी गुड, इट विल बी डेल्टा एल बाय एल, यानी कि अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, एल से एल कट जाएगा, अल्फा डेल्टा टी बच जाएगा। तो अगर मान लो ये कोई बॉडी है, ये एक सरफेस पे पड़ी हुई है, मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, इसमें स्ट्रेन डेवलप हुआ कितना? अल्फा डेल्टा टी। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जनरेटेड? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जनरेटेड? इस केस में कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो। जल्दी बता दो। What will be the value of strain generated in this case? Alpha delta T into E. It will be equal to 0. याद है कुछ बताया था ऐसा? क्या बताया था? क्यों 0 हुआ स्ट्रेस? स्ट्रेस क्यों 0 हुआ यहाँ पे? बोलो कोई तो। वाई स्ट्रेस 0? वाई स्ट्रेस 0? कोई डिफॉर्म, कोई रेस्ट्रेनमेंट है क्या इसको? इज देयर एनी रेस्ट्रेनमेंट टू अपोज दिस चेंज? लोड 0 तो भी होगा पंकज जी, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन इसको रोकने वाला तो कोई नहीं है, ये फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है। जब फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, तो देयर इज नो रेजिस्टेंस फोर्स। इसका जितना मन करेगा उतना ज्यादा एक्सपेंड होता रहेगा, ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रेस 0 है, क्योंकि कोई इसको रोक ही नहीं रहा है। अगर वही मैंने इसके साइड में एक वॉल लगा दी होती, ठीक है, इस बार को रखा होता है ऐसे, एल लेंथ की बार को, अब अगर मैं इसका डेल्टा टी डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाता, ठीक है, तो बताओ व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन? अगेन डेल्टा एल सेम होता है एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, स्ट्रेन क्या हो जाता? डेल्टा एल बाय एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, लेकिन लेकिन जो स्ट्रेस जनरेट होता, ठीक है, जो स्ट्रेस जनरेट होता वो कितना होता? ई अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है, सॉरी स्ट्रेस क्या होता है? ई इंटू एप्सिलॉन वैल्यू, ठीक है, तो इतना तो स्ट्रेस डेवलप होता, लेकिन साथ में एक रिएक्शन भी जनरेट करती, ये वॉल जो है एक रिएक्शन जनरेट करती। कितनी रिएक्शन जनरेट होती? R1 मान लो, ठीक है, तो इसकी वजह से कितना स्ट्रेस आता अगर ये रिएक्शन जनरेट होती? तो इसकी वजह से स्ट्रेस आता R1 बाय ए वैल्यू, ठीक है, R1 क्या है? लोड है, ये लोड डिवाइड बाय एरिया, इट विल आल्सो बी इक्वल टू स्ट्रेस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से जो स्ट्रेस है, ये वाला स्ट्रेस, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर स्ट्रेस, ठीक है, और ये मैकेनिकल स्ट्रेस है, वही जो हम ऑलरेडी यूज करते आए हैं।
या इंजीनियरिंग स्ट्रेस बोल दो इसको, मैकेनिकल क्यों बोल रहे हैं। ठीक है। अच्छा ये चीज और बताओ, इस वाले केस में ये वाली फोर्स जो जनरेट होगी R1, ये कैसी फोर्स होगी, कंप्रेसिव की टेंसाइल? वेरी गुड। अगर टेम्परेचर कम किया होता मैंने इसका फिर? वेरी गुड, क्योंकि तभी मेंबर क्या करता, श्रिंक हो जाता। ठीक है, तभी मेंबर श्रिंक हो जाता। और ये जो ऐसा ये हमने फिक्स सपोर्ट लगाई है, फिक्स सपोर्ट में क्या करते हैं हम, बेसिकली जो हमारी बीम है और ये कॉलम है, तो बीम की रेनफोर्समेंट इधर डाल देते हैं कॉलम के अंदर। ठीक है, और कॉलम की रेनफोर्समेंट बीम में डाल देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे मोनोलिथिक कनेक्शन दे देते हैं हम इसका। तो अगर ये भागने की कोशिश करेगी, श्रिंक होने की कोशिश करेगी ये वाली बीम, तो ये इसको पकड़ के खींचेगी, तो यहाँ पर एक टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जब श्रिंक होगा तो टेंसाइल स्ट्रेस, और अगर एक्सपेंड कर रहा है तो कैसा स्ट्रेस, जब ये एक्सपेंड करेगा तो ये बीम क्या करेगी, इस वॉल को इस तरफ को धक्का देगी। ठीक है, इस वॉल पे कैसा स्ट्रेस लगाएगी, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएगी। जब एक्सपेंड होगा तो ये बीम क्या करेगी, इसको पकड़ के धक्का देगी इस तरफ को, इसका मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रही है ये। और इसके अपोज करने के लिए ये वॉल भी क्या करेगी, इसको धक्का लगाएगी। दैट इज वाई कंप्रेसिव स्ट्रेस इज जनरेटिंग। लेकिन अगर मान लो ये बीम इधर भागने की कोशिश कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको पकड़ के खींचेगी इस बॉल को। ठीक है, इस तरफ को खींचने की कोशिश करेगी बॉल को, तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होते हैं। गॉट इट? तो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज एंड मेंबर इज रेस्ट्रिक्टेड। दूसरा एग्जांपल कौन सा, मोनोलिथिक वाला। मोनोलिथिक में कुछ नहीं होता। मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, अगर मान लो ये बीम है तो बीम की रेनफोर्समेंट को कॉलम के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, इसको फिक्स सपोर्ट बोलते हैं। फिक्स सपोर्ट ऐसे बनाते हैं हम इन केस ऑफ आरसीसी, एक मेंबर की रेनफोर्समेंट को दूसरे दूसरे मेंबर के अंदर डाल देते हैं। इसको बोला जाता है मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन, इसी को फिक्स सपोर्ट बोलते हैं। और अगर स्टील की बात करूं मैं, तो स्टील में मान लो ये दो सी सेक्शन है, ठीक है, चैनल सेक्शन है, या आई सेक्शन मान लो, चलो ठीक है, एक आई सेक्शन है ऐसे, या के इसके ऊपर रेस्ट करेगा। ठीक है, ये आई सेक्शन एक, और दूसरा आई सेक्शन ऐसे है। ठीक है, समझ गए ऐसे। तो यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों कनेक्ट हो रहे होंगे ना, मतलब जहाँ एक दूसरे के ऊपर रेस्ट करेगा, यहाँ पर हम वो लगा लेते हैं स्टिफनर्स। इसको स्टिफनर बोलेंगे, पता नहीं क्या बोलते हैं, चलो स्टील में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर मतलब इस तरीके से नट बोल्टिंग कर देते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर स्टिफनर लगते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स आते हैं, वो स्टिफनर यहाँ लग जाते हैं ऐसा करके। तो इट इज कॉल्ड मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन, मतलब कि इसको फिक्स सपोर्ट बोलते हैं। फिक्स का मतलब ना इस पे ये वर्टिकल रिएक्शन देगी, सॉरी रेस्ट्रेनमेंट देगी वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी, और मोमेंट के अगेंस्ट भी। तो तीनों जगह से अपने को रेस्ट्रिक्शन मिलेगी, इसलिए नंबर ऑफ रिएक्शंस विल बी 3 इन दिस केस। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और मेंबर रेस्ट्रिक्टेड है, ओनली देन फोर्स इज प्रोड्यूस्ड। द फोर्स प्रोड्यूस्ड इज कैसी होगी, कंप्रेसिव। ठीक है, और अगर टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड and member is restricted, the force produced is tensile in this case.
हो गया? चलो ग्रेट. नेक्स्ट इज टेम्परेचर चेंज विद रेस्ट्रिक्ट ना हो तो कुछ स्ट्रेस नहीं जनरेट होगा, सिर्फ स्ट्रेन डेवलप होगा. टेम्परेचर चेंज विद यील्डिंग सपोर्ट. सॉरी. अभी यील्डिंग सपोर्ट का क्या मतलब है? मान लो सपोर्ट यील्ड करती हो, जैसे कि ये दोनों वॉल्स थी, ठीक है, इसके बीच में हमने एक मेंबर लगाया हुआ था, ठीक है. यील्डिंग सपोर्ट का मतलब है ये सपोर्ट मूव कर सकती है. मान लो डेल्टा अमाउंट से मूव कर गई है सपोर्ट जब मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो, ठीक है. जब मैंने टेम्परेचर इसका इंक्रीज किया तो डेल्टा अमाउंट से मूव कर गई है, ठीक है. यील्डिंग सपोर्ट का मतलब ये है कि सपोर्ट शिफ्ट कर गई. ठीक है. इस केस में याद रखना स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड होगा हमारा E इंटू एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा डिवाइड बाय एल. ठीक है. या फिर आप ये भी कह सकते हो E बाय एल इंटू एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा. इसमें कुछ नहीं है. इसके प्रूफ में भी जैसे यहाँ पर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड क्या आया था, स्ट्रेस क्या था यहाँ पे, E अल्फा डेल्टा टी था, ठीक है. बेसिकली था क्या वो, एल अल्फा डेल्टा टी हमारी आई थी डिफॉर्मेशन, ठीक है. डिफॉर्मेशन ओवर लेंथ इनिशियल की थी, वो डेल्टा एल ओवर एल हो गया था, ठीक है. और हमने स्ट्रेन निकालने के लिए इसी सॉरी स्ट्रेस निकालने के लिए इसी को ई से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ई इंटू एल अल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाय एल था वो पहले वाला केस हमारा, ये वाला जो केस था, ठीक है. बस इसमें क्या हुआ, अब जो पहले डिफॉर्मेशन एल अल्फा डेल्टा होती थी, एल अल्फा डेल्टा टी, ये हो जाएगी एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा, ठीक है. तो यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है, इट इज नथिंग बट प्रिवेंटेड लेंथ या फिर एक्सपेंशन प्रिवेंटेड. आप ये मान के चल सकते हो कि इसको कैसे बता सकते हैं, इट इज प्रिवेंटेड एक्सपेंशन. प्रिवेंटेड एक्सपेंशन का मतलब होता है जैसे मान लो ये बीम जो है डिफ्लेक्ट करती है अगर, तो एल अल्फा डेल्टा से इसको डिफ्लेक्ट होना था, ठीक है. मान लो टोटली ये डिफ्लेक्ट होनी थी इतनी, ठीक है. इनिशियल लेंथ ये थी, अगर डिफ्लेक्ट होती तो एल अल्फा डेल्टा टी डिफ्लेक्ट होनी थी, ठीक है. इसमें से सपोर्ट हमारी यील्ड कर गई इतनी यहाँ तक डेल्टा, ठीक है. तो दिस एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा, तो कितनी जो लेंथ है वो प्रिवेंट कर ली हमने. कितनी लेंथ प्रिवेंट कर ली, इतनी लेंथ प्रिवेंट कर ली. इट इज एक्सपेंशन प्रिवेंटेड. हाँ ये पूरा ब्रैकेट वाला है ना, ये देख लो, ये एक्सपेंशन प्रिवेंटेड की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये इतनी वैल्यू है एक्सपेंशन प्रिवेंटेड की इतनी, ठीक है. दिस विल बी हाउ मच, एल अल्फा डेल्टा टी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें से इस डेल्टा को माइनस करोगे, यू विल गेट एक्सपेंशन प्रिवेंटेड. समझ आ गया कैसे, कि मतलब अगर इतनी एक्सपेंड होनी थी तो इतने में से मान लो इनिशियल लेंथ ये एल थी और एक्चुअली एक्सपेंड इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन मतलब यूजुअली तो क्या होता है, यहीं तक वॉल लगी हुई थी तो इतनी लेंथ एक्सपेंशन प्रिवेंटेड थी, वो इतनी लेंथ प्रिवेंट कर रही थी, तो डायरेक्टली इट वाज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर इस वॉल ने रिएक्शन लगा दिया तो यहाँ पर जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो कितना होगा, मतलब जो भी फोर्स आएगी डिवाइड बाय एरिया वैल्यू. लेकिन यहाँ पर इस बार क्या हुआ,
ये लेंथ थी, और मतलब डायरेक्टली यहाँ पे प्रिवेंट ना करके स्टॉप, मतलब जो हमारी सपोर्ट थी वो डेल्टा माउंट से यील्ड करके आगे चली गई। तो इस बार कितनी एक्सपेंशन प्रिवेंट हुई? सिर्फ इतनी सी प्रिवेंट हुई। यहाँ से यहाँ तक पूरा था एल अल्फा डेल्टा टी, इसमें से डेल्टा माइनस की तो इतनी एक्सपेंशन प्रिवेंटेड रह गई हमारी। चलो अगला केस देखते हैं। ये केस ध्यान से समझना, अभी तक तो फालतू केसेस चल रहे थे। अब ये जो केस करवा रहा हूँ इससे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, ठीक है। कंपोजिट बार टेम्परेचर चेंज केस, ठीक है। इस बार कंपोजिट बार में जब टेम्परेचर चेंज होगा उस केस में क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत बार, जेई में भी एई में भी। क्वेश्चन क्या बनते हैं अभी बताऊंगा। जैसे मान लो ये एक बार थी, ठीक है। इट इज कंपोजिट बार मेड अप ऑफ टू मटेरियल, दिस मटेरियल 1, दिस इज मटेरियल 2, ठीक है। मान लो अल्फा ऑफ मटेरियल 1 इज मोर देन अल्फा ऑफ मटेरियल 2। अल्फा ज्यादा होने का मतलब क्या है कि जिसका अल्फा ज्यादा वो चीज ज्यादा एक्सपेंड करेगी। अगर मान लो मैं डेल्टा टी डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो 1 ज्यादा एक्सपेंड करेगा और 2 कम एक्सपेंड करेगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो बताओ जिसका अल्फा 1 मतलब ज्यादा है, अगर किसी मटेरियल का अल्फा ज्यादा है, इन दैट केस इट विल एक्सपेंड मोर। मान लो ये एक्सपेंड यहाँ तक कर गई, दोनों की लेंथ एल है मान लो, एल अल्फा 1 डेल्टा टी। और ये जो दूसरा मटेरियल था ये सिर्फ यहीं तक एक्सपेंड करा मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक हुआ एल अल्फा 2 डेल्टा टी। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता। कंपोजिट बार के केस में मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी? व्हाट वाज द कंडीशन? वेरी गुड, डिफॉर्मेशन शुड बी सेम। हम कभी भी ऐसा मटेरियल नहीं चाहते कि कोई मटेरियल ऐसा हो कि एक मटेरियल दूसरे को छोड़ के तोड़ के आगे भाग जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों की डिफॉर्मेशन जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। बेसिकली जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगा इन दोनों सरफेसेस के बीच में वो ऐसा करवाएगा। ऐसा क्यों करवाएगा? देखो जो ऊपर वाला मटेरियल है, ठीक है, ये नीचे वाले मटेरियल से ज्यादा भागने की कोशिश करेगा दूर। तो जब ये दूर भागेगा तो ये वाला मटेरियल क्या करेगा, इस ऊपर वाले मटेरियल को पकड़ के पीछे खींचने की कोशिश करेगा। इस पे शियर स्ट्रेस अप्लाई होगा इस वाले डायरेक्शन में, ठीक है। और जो नीचे वाला मटेरियल है वो कम एक्सपेंड करेगा तो ऊपर वाला मटेरियल उसको पकड़ के आगे ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है दोनों मटेरियल के सरफेस के बीच में, ये इन दोनों को रोक के रखेगा, ठीक है। रोक के रखने का मतलब क्या है? अगर मान लो ये यहाँ तक एक्सपेंड कर रहा है, ये यहाँ तक एक्सपेंड कर रहा है, तो एक्चुअल जो एक्सपेंशन होगी ना इसके बीच में कहीं होगी, ठीक है। दिस विल बी द फाइनल पोजीशन ऑफ कंपाउंड बार या कंपोजिट बार, कंपाउंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है। और अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि अगर मान लो यहाँ पे कोई वॉल आ गई, अब ये जो शियर स्ट्रेस क्या काम कर रहा है, ये वॉल का ही काम कर रहा है। जो ऊपर वॉल काम कर रही थी ना हमारे लिए, यहाँ पर ये वॉल क्या कर रही थी, रिएक्शन जनरेट कर रही थी, ठीक है। इसकी वजह से इंजीनियरिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा था। ऐसे ही यहाँ पर वॉल ना होकर के जो शियर स्ट्रेस है, मतलब एक मेटल दूसरे मेटल पे स्ट्रेस लगाएगा, वो स्ट्रेस क्या कर रहा है, एक वॉल की तरह काम कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग स्ट्रेस डेवलप कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, जितना लेंथ वो बचाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी लेंथ का एक स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है, और यहाँ पर इतनी लेंथ का स्ट्रेस डेवलप होगा, यहाँ पर इतनी लेंथ का स्ट्रेस डेवलप होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन जो आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वो ये बोलेगा कि दो मेटल हैं कंपोजिट बार में जिसमें अल्फा 1 अल्फा 2 से ज्यादा है, मतलब अल्फा 1 इज मोर देन अल्फा 2, या फिर
जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो मेटल 1 का ज्यादा है एज कम्पेयर टू मटेरियल 2, ठीक है। तो द स्ट्रेस डेवलप्ड इन बार 1 विल बी, ठीक है, व्हाट विल बी द स्ट्रेस डेवलप्ड इन बार 1 एंड व्हाट विल बी द स्ट्रेस डेवलप्ड इन बार 2, मतलब आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा कि टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, ये बताओ। बार 1 में कौन सा डेवलप होगा? बार 1 क्या कर रही है? ए से आगे ज्यादा जा रही है, मतलब सेकंड वाली बार से ज्यादा एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। तो उसमें कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा? वेरी गुड। बार 1 में कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? अगर मैं आपको ये चीज ना बताता कि एक मटेरियल दूसरे मटेरियल पे शियर स्ट्रेस लगा रहा है, ठीक है, तब आप क्या कहते हैं कि पहले वाली बार है ज्यादा एक्सपेंड कर रही है इसलिए टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। नीचे वाली बार है ये कम एक्सपेंड कर रही है इसलिए कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। बट होता इससे ऑपोजिट है, क्यों? क्योंकि जो सेकंड वाली बार है ये ऊपर वाली बार को पकड़ के अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पर कैसा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है? मतलब एक आइडियल सेक्शन पे आने के लिए इसको दबना पड़ेगा, तो जब ये दबेगा तो कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा? बार 1 में इट विल ऑलवेज बी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। और जो ये सेकंड वाली बार है इसको इस आइडियल पोजीशन पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंड होना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ये वाला स्ट्रेस, इट विल बी टेंसाइल इन नेचर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। नहीं तो कितना स्ट्रेस डेवलप होता है? इट विल बी नथिंग बट PL ओवर AE, ठीक है, PL ओवर AE। या फिर इसको आप ये कह लो P बाय A क्या होगा? इट विल बी स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इन बार 1, ठीक है, डिवाइड बाय E वैल्यू, ये क्या देता है बताओ? स्ट्रेस क्या होता है? E इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस डिवाइड बाय E वैल्यू मैंने आपको दिया तो क्या आएगा? ये स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से डेल्टा एल की क्या वैल्यू आई? सिग्मा इंटू एल डिवाइड बाय ई। तो यहाँ सिग्मा 1 डिवाइड बाय ई इंटू एल अगर मैं करूंगा तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को? जो रिएक्शन डेवलप होगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस अंदर की तरफ इस रिएक्शन की वजह से, इट विल बी, नहीं नहीं नहीं, सिग्मा 1 आएगा, सिग्मा 2 नहीं आएगा। मटेरियल 1 में डेवलप हो रहा है ना, मटेरियल 1 में डेवलप हो रहा है, ठीक है। खिंच के अंदर मटेरियल 1 आ रहा है, मटेरियल 1 पे लग रहा है स्ट्रेस। हाँ तो ऊपर वाला ही तो अंदर की तरफ आ रहा है, इतना पोर्शन ये अंदर की तरफ यही जा रहा है ना, ऊपर वाले में स्ट्रेस देख रहे हैं हम कितना है। और जब नीचे वाले की बात करेंगे तो नीचे वाला एक्सपेंड होने की बात करेगा, ये कंप्रेसिव होगा, ठीक है। नीचे वाला क्या करेगा? एक्सपेंड होकर बाहर आने की कोशिश करेगा, तो इस पे कितना स्ट्रेस डेवलप होगा? इस पे होगा सिग्मा 2 डिवाइड बाय ई इंटू एल। ध्यान से समझ लेना, ये कंडीशन अब नहीं समझ में आएगी तो बाद में भी नहीं समझ में आएगी। डन। तो अब देखो इस आइडियल सेक्शन पे आने के लिए, यहां पर आने के लिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है, ठीक है। टोटल डिफॉर्मेशन की बात करता हूँ, ठीक है, इस मीन पोजीशन से, ठीक है, इस मीन पोजीशन से यहाँ पे आने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ रहा है। जैसे फर्स्ट मटेरियल है तो उसमें यहाँ से यहाँ तक की डिफॉर्मेशन कितनी है? इनिशियल लेंथ से हमारे आइडियल सेक्शन पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? L अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस ये वाला स्ट्रेन, सॉरी चेंज इन लेंथ, ये भी चेंज इन लेंथ है, ये भी चेंज इन लेंथ है, ठीक है। ये स्ट्रेस नहीं है, सिग्मा 1 वाज कंप्रेसिव स्ट्रेस और ये जो है ये डेल्टा एल है, ठीक है, सिग्मा ओवर एल, सॉरी सिग्मा ओवर ई इंटू एल। तो इस आइडियल सेक्शन पे आने के लिए एल अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस सिग्मा 1 ओवर ई इंटू एल, ठीक है, इक्वल टू, ऐसे ही नीचे वाले मटेरियल को क्या करना पड़ेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए, या आप नेट डिफॉर्मेशन भी लिख सकते हो, ठीक है, नेट डिफॉर्मेशन कितनी होगी? तो नीचे वाले मटेरियल को क्या करना पड़ेगा? एल अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस सिग्मा 2 ओवर ई इंटू एल।
ठीक है, तो यहाँ से इस L को मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ, ठीक है, L वाले सेक्शन को, तो L अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस L अल्फा 2 डेल्टा टी, इट विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 ओवर E इंटू L प्लस सिग्मा 2 ओवर E इंटू L। यहाँ से क्या कंडीशन आई, L से L कट जाएगा सारी जगह से कॉमन होके, ठीक है, क्या बनेगा, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, इट विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 ओवर E प्लस सिग्मा 2 ओवर E। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 लिख लो, एक इक्वेशन और होती है सिग्मा 1 A1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 A2। ठीक है, कंपोजिट बार की टेम्परेचर चेंज अगर होगा इसमें तो दो केसेस बनेंगे, दो इक्वेशन बनती है। फर्स्ट इक्वेशन है सिग्मा 1 A1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 A2। क्या मतलब है इसका, क्या होता है सिग्मा 1 इंटू A1, सिग्मा इंटू A, स्ट्रेस इंटू एरिया क्या होता है, वेरी गुड, लोड ऑफ 1 इज इक्वल टू लोड ऑफ 2। मतलब ये है कि अगर कोई कंपोजिट बीम बनाई है हमने जिसमें दो अलग अलग मटेरियल यूज किए हैं और इसको पकड़ के हम P फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा P1 इज इक्वल टू P2 होगा। ठीक है, दोनों मटेरियल में लोड इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू P/2 इन दिस केस, क्योंकि P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। इसमें मान लो P1 फोर्स आ रही है, इसमें मान लो P2 फोर्स आ रही है, तो जो P होगा इट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2, और दोनों इक्वल होंगे जब, तो चाहे आप इसको P1 लिख लो चाहे इसको P2 लिख लो, तो यहाँ से P1 प्लस P1, तो यहाँ से P विल बी इक्वल टू 2P1, P1 विल बी इक्वल टू P/2। सॉरी, डन। तो दो इक्वेशन बनती हैं कंपोजिट बार के लिए, और जो लोग जेई के लिए पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ ये याद रखना कि कौन कौन से स्ट्रेसेस डेवलप होंगे अगर बार एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, इफ द बार इज एक्सपेंडिंग एंड अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, तो जिसका अल्फा ज्यादा उस पर कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा, कंप्रेसिव, जिसका अल्फा कम उस पर कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा, टेंसाइल। ठीक है, सेकंड वन इज टेम्परेचर फॉल केस। जब टेम्परेचर फॉलिंग केस होगा तो टेम्परेचर फॉलिंग में क्या होगा, ये वही दो मटेरियल थे फर्स्ट एंड सेकंड, अब इसमें जो पहला मटेरियल मान लो इस बार भी अल्फा 1 जो है ज्यादा है अल्फा 2 से, तो कौन ज्यादा श्रिंक होगा, कौन ज्यादा श्रिंक होगा, विच विल श्रिंक मोर, वेरी गुड, जिसका अल्फा ज्यादा वो ज्यादा श्रिंक करेगा, मान लो वो श्रिंक होकर यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, दिस वैल्यू विल बी L अल्फा 1 डेल्टा टी, ये इनिशियल लेंथ L थी, और जिसका अल्फा कम होगा वो कम श्रिंक करेगा, मान लो इट विल बी L अल्फा 2 डेल्टा टी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक आइडियल सेक्शन आएगा। अब ये बताओ मेरे को कि जिसका अल्फा ज्यादा उस पर कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा, इन केस ऑफ टेम्परेचर फॉलिंग केस कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा, जिसका अल्फा ज्यादा है ये क्या करेगा, आइडियल पे आने के लिए इस तरफ को खींचेगा, इसका मतलब बार 1 में कैसा स्ट्रेस, वेरी, अरे उल्टा बोल रहे हो, टेंसाइल, ये इस बार बाहर की तरफ खींचेगा ना आइडियल पे आने के लिए, समझ गए, तो इस केस में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, अंदर दबने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर कैसा स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, इक्वेशन दोनों की सेम आएगी, इसकी भी इक्वेशन आ जाएगी सेम, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2
डेल्टा टी इट विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 बाई ई प्लस सिग्मा 2 बाई ई, करके देखना घर पे। और सिग्मा 1 A1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 A2। ठीक है, इसको करना सब लोग घर पे, ट्राई डेरिवेशन, ऊपर वाली भी याद हो जाएगी आपको ऐसे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज नट एंड बोल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, अब नट एंड बोल्ट प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे मान लो ये ट्यूब है, ट्यूब बोल लो या नट बोल लो। ठीक है, दिस इज ट्यूब या नट, और ये बोल्ट है बीच में। ठीक है, यहाँ पर अच्छा नट, नट ये होता है, दिस इज नट, ये ट्यूब है, ये बोल्ट है, ये नट है मान लो। नट जब हम इस पे कसते हैं, ठीक है, जब हम नट कसेंगे देन व्हाट विल हैपन, आपने देखा हो कभी भी तो बोल्ट पे क्या होता है, इस तरीके से ग्रूव्स बने होते हैं जिसको चूड़ियां बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम इस नट को घुमाते जाते हैं, इस नट को जब हम घुमाएंगे तो क्या होगा, ये चूड़ियां आगे इंक्रीज होती रहती हैं। ठीक है, इस ग्रूव्स पे ये नट आगे की तरफ बढ़ता जाता है, और जो ये नट है, ठीक है, इस नट पे ग्रूव्स इस तरीके से होते हैं, हेलिकल होते हैं ये ऐसे। ठीक है, जिसमें इसको बोला जाता है पिच, पी। तो जब एक रोटेशन कंप्लीट होती है तो एक पिच आगे चला जाता है नट। ठीक है, एक रोटेशन में एक पिच आगे चला जाएगा नट। तो जब भी हम सॉरी जब नट को हम टाइट करते हैं देन व्हाट हैपेंस, व्हाट विल हैपन, जल्दी बताओ। किस पे कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, किस पे टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, when we fasten the nut, ट्यूब पे क्या आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। वेरी गुड। बोल्ट पे क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। बोल्ट तो क्या करेगा, आगे की तरफ प्रोपेगेट करेगा, इस डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, और जो ये ट्यूब है ये इस डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगी। ठीक है, कंप्रेशन ऑफ ट्यूब एंड एक्सपेंशन ऑफ नट। तो जितनी ट्यूब कंप्रेस होगी और जितना नट एक्सपेंड होगा, ठीक है, इन दोनों का समीशन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू जितना आपका नट मूव करेगा। हाँ जी बोलो विक्रम जी। कहाँ, ये एक्सपेंशन ऑफ नट है, नट। ठीक है, एक बार अच्छे से बताता हूँ आपको। मान लो पहले हमारा नट यहाँ पे था, बोल्ट होगा, सॉरी ये नट नहीं है बोल्ट है, सॉरी बोल्ट होगा ये हमारा नट था पहले। ठीक है, दिस वाज बोल्ट और दिस इज ट्यूब।
तो अभी ये मान लो नॉर्मल कंडीशन में पड़ा है, तो जब मैं इसको टाइट करने लगूंगा तो ये नट मान लो कहीं यहाँ पे आ गया। ऑल द डिफॉर्मेशन मैंने आपको ज़्यादा दिखाई है, लेकिन इतने डिफॉर्मेशन होगी नहीं, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी नट की। तो ये कितना है, जितना यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या कहते हैं ट्यूब एक्सपेंड करी, प्लस जितना बोल्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंड करेगा। रुको रुको रुको, ठीक है, जितना यहाँ से यहाँ तक बोल्ट एक्सपेंड करेगा, तो नेट मूवमेंट ऑफ नट, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू कंप्रेशन ऑफ ट्यूब प्लस एक्सपेंशन ऑफ बोल्ट। तो अब जो ट्यूब है वो कितनी एक्सपेंड करेगी, कितनी कंप्रेस करेगी, इट विल बी सिग्मा ऑफ ट्यूब ओवर ई ऑफ ट्यूब इनटू लेंथ जितनी थी इसकी, इनिशियली मान लो दोनों की लेंथ बराबर थी, ठीक है, जो भी लेंथ थी, प्लस व्हाट विल बी द एक्सपेंशन ऑफ बोल्ट, इट विल बी नथिंग बट सिग्मा ऑफ बोल्ट इनटू एल डिवाइड बाय ई ऑफ बोल्ट, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू नेट मूवमेंट ऑफ नट। अगर मान लो एक पिच, अगर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के बीच का डिस्टेंस p है, तो मान लो ये n नंबर ऑफ पिच तक रोटेट करी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड नट एंड बोल्ट इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपका मैकेनिकल स्ट्रेस ही लग रहा है, सिर्फ इंजीनियरिंग स्ट्रेस लग रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, याद रखना, ठीक है। दीज आर सम स्टैंडर्ड रिजल्ट जो काफी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें साइन नहीं यूज होंगे, नहीं नहीं नहीं, नेट कर रहे हैं ना हम, एक इस तरफ को मूव कर रहा है, एक इस तरफ को मूव कर रहा है, इसलिए दोनों ऐड हुए हैं, ये नेट ये हो गया। तो जेई वालों सिर्फ इतना याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इन पॉइंट से। हाँ, नंबर ऑफ पिच, एन इज द नंबर ऑफ पिच। मान लो 10 चूड़ियां घूम गया, ठीक है, तो एन विल बी 10। नोट कर लिया सबने? चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइजन रेशियो। ठीक है, पॉइजन रेशियो याद रखना, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता, ठीक है, बहुत लोगों को पॉइजन रेशियो नहीं समझ में आता है, इस पे बेस न्यूमेरिकल आते ही हालत खराब हो जाती है, ठीक है। एंड इट इज वेरी बेसिक, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में यूज होगा। अभी हमारा एक सॉइल का भी क्वेश्चन बचा है, सॉइल में मैंने मतलब आपने पूछा था मेरे से कि एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने कि ट्राइजेल टेस्ट में, यूसीएस टेस्ट में, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, ठीक है, वो मैंने कहा था कि 6 अंक का एनालिसिस करके फिर बताऊंगा, तो इसमें वो भी देखेंगे, करने की कोशिश करेंगे। एनीवेज, पॉइजन रेशियो क्या होती है, कोई बताएगा? वहां भी बताई थी मैंने आपको सॉइल के केस में। व्हाट इज पॉइजन रेशियो? इट इज डिनोटेड बाय न्यू, ठीक है, या म्यू।
कुछ जगह न्यू से कुछ जगह म्यू से डिफाइन क्या होगा? इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ lateral strain, very good, to longitudinal strain. ठीक है, बहुत अच्छा पंकज जी। तो रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने टेंसाइल टेस्ट किया था। ठीक है, तो टेंसाइल टेस्ट में क्या कर रहे थे हम, एक सैंपल था हमारा, ठीक है, माइल्ड स्टील का, उसको पकड़ के एक्सपेंड कर रहे थे, है ना। तो ये तो हो गया इसका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन या फिर एक्सियल डायरेक्शन या एक्सिस ऑफ लोडिंग। ठीक है, दिस इज एक्सिस ऑफ लोडिंग या फिर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। इसमें इसकी लेंथ मान लो L थी और इसका डायमीटर D था मान लो। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। ऐसे ही लेटरल स्ट्रेन क्या होगा? लेटरल डायरेक्शन कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन से परपेंडिकुलर। तो इस डायरेक्शन में अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो इस डायरेक्शन में लेटरल होगा। इस डायरेक्शन में कौन सी यूनिट है? डायमीटर है। तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा यहाँ पे? चेंज इन डायमीटर ओवर ओरिजिनल डायमीटर। गॉट इट? यहाँ पे विद नेगेटिव साइन भी आएगा। ठीक है, एक नेगेटिव साइन भी लगा देते हैं हम पॉइजन रेशियो के लिए। ठीक है, तो यहाँ से म्यू क्या बना? इट विल बी नथिंग बट लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि डेल्टा D बाई डी डिवाइड बाई डेल्टा L बाई एल। ठीक है, अलॉन्ग विद ए नेगेटिव साइन। डन, नोट डाल लेना, इसमें लिखना फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल्स म्यू लाइज बिटवीन 0 to 0.5। ठीक है, 0 से लेके 0.5 तक लाई करती है म्यू वैल्यू। सॉरी, नेगेटिव साइन क्यों होता है सर? अभी बताते हैं नेगेटिव साइन क्यों होता है। अब जो मैंने आपको रेंज बताई है, बताओ वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? एक चीज याद रखना, ये जो जीरो वैल्यू है, आइदर इट विल बी इन केस ऑफ कोर्क या फिर इट विल बी इन केस ऑफ ग्लास। ठीक है, कोर्क और ग्लास के केस में जीरो होती है। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई एक चीज जीरो हो जाती है। जैसे मान लो हम ग्लास को पकड़ के खींच रहे हैं या ग्लास को पकड़ के दबा रहे हैं, तो उसमें डिफॉर्मेशन ही नहीं होती, डिफॉर्मेशन होती ही नहीं है, तो डिफॉर्मेशन विल बी जीरो। इनमें से अगर कोई भी एक चीज जीरो हो गई, मतलब ऑब्वियसली न्यूमरेटर जीरो होगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो लेटरल डायरेक्शन जो होगी उसमें कोई कमी नहीं आती। मान लो ग्लास का टुकड़ा है, अब इसको पकड़े खींच दो तो ये हल्का सा फिर भी खींच जाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, जीरो डिफॉर्मेशन होगी, दैट इज वाई इट विल बी जीरो। और कॉर्क भी ऐसा ही मटेरियल होता है। और 0.5 जो है इट इज प्योर इलास्टिक रबर। ठीक है, याद रखना, प्योर इलास्टिक रबर जो होगी उसके लिए 0.5 होगा, मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू की, क्योंकि रबर क्या करती है, लेटरल डायरेक्शन में ज्यादा कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, चलो अब इसके साथ में बोला कि नेगेटिव क्यों लगाया गया है। आप जो वैल्यू देख रहे हो ये पॉजिटिव दिख रही है पंकज जी, है ना, सारी वैल्यूज। तो अगर मैं नेगेटिव नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा? जैसे मान लो कोई भी मटेरियल ले लो, जैसे हमने टेंसाइल टेस्ट किया था, ठीक है, माइल्ड स्टील पे, तो इसको जब हम पकड़ के खींच रहे थे तो लेंथ इंक्रीज कर रही थी कि डिक्रीज कर रही थी? सॉरी, जब मैं स्टील माइल्ड स्टील की बार को पकड़े खींच कर रहा था, लेंथ क्या कर रही थी?
इंक्रीज कर रही थी, है ना। तो ये वाला जो डिनोमिनेटर पोर्शन था ये कैसा था, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन डायमीटर क्या कर रहा था, इलास्टिक रेंज में डायमीटर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। तो ये जो वैल्यू आएगी ये होगी नेगेटिव। तो किसी भी इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए अगर एक डायमेंशन खींचोगे, मान लो एक क्यूब है, ठीक है, अगर आप इसको पकड़ के एक डायमेंशन में खींचोगे तो दूसरी डायमेंशन क्या करेगी, कंप्रेस होगी ना। मानते हो इस चीज को। कोई ऐसा इंजीनियरिंग मटेरियल है जिसमें आप एक डायरेक्शन में पकड़ के खींचो और दूसरा मटेरियल भी दूसरी डायरेक्शन में भी उठ के निकल के बाहर निकलने लग जाए, मतलब दोनों डायरेक्शन में खींचने लग जाए एक डायरेक्शन में खींचते ही, है ऐसा कुछ। ऐसा मटेरियल भी होता है, ऑल्दो होता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इंजीनियरिंग मटेरियल्स जितने भी हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं, सबके लिए अगर इन दोनों में से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से एक चीज नेगेटिव होगी एक चीज पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगर मैं इसी को जैसे यूटीएम की बात कर लेते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में क्या करते हैं हम, या यूटीएम भी छोड़ो, जब यूसीएस टेस्ट हमने परफॉर्म किया था, यूसीएस टेस्ट में क्या कर रहे थे हम, एक डेविटोरिक्स टेस्ट दे रहे थे। तो ये जो हमारा सैंपल था इसकी इनिशियल डायमेंशन डी थी और इसकी इनिशियल लेंथ एल थी। तो जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो क्या होगा, एल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और डी क्या करेगा, इंक्रीज। तो इसमें कंप्रेशन के केस में नीचे वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक नेगेटिव यहाँ से आया, एक नेगेटिव हमने पहले से ही ऑलरेडी इसके साथ लगाया, ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएंगे। दैट इज व्हाई फॉर एवरी इंजीनियरिंग मटेरियल म्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 0.5, दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और म्यू नेगेटिव का क्या मतलब है, म्यू नेगेटिव का मतलब है ये नेगेटिव एज इट इज रह जाए, ये दोनों क्वांटिटी या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो कोई ऐसा मटेरियल जिसको हम पकड़ के अगर कंप्रेस करने लगे, एक डायमेंशन में कंप्रेस करें तो दूसरी डायमेंशन में भी वो कंप्रेस हो जाए, ठीक है। कोई ऐसा मटेरियल ढूंढना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ऐसा दो ही मटेरियल मिलते हैं नेचर में, ठीक है। वन इज अवर ह्यूमन टिश्यू, ठीक है, अवर ह्यूमन टिश्यू, जिसके लिए म्यू वैल्यू होती है -1.5। ह्यूमन टिश्यू के लिए म्यू वैल्यू इज -1.5, ठीक है। सेकंड मटेरियल क्या है, इट इज जियोपॉलीमर, जियोपॉलीमर नहीं, जियोफॉर्म्स, ठीक है। जियोफॉर्म एक ऐसा मटेरियल है जिसके लिए म्यू पॉजिटिव होता है, सॉरी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ह्यूमन टिश्यू और जियोफॉर्म ये दो ही ऐसे मटेरियल हैं जिसके केस में म्यू जो होगा दैट विल बी नेगेटिव, इसके लिए शायद 1 होता है, ठीक है, -1। आई डोंट, मतलब ये वैल्यू कंफर्म नहीं है, बट जियोफॉर्म और ह्यूमन टिश्यू दो ही ऐसे मटेरियल है जिसके लिए म्यू विल बी नेगेटिव। डन। इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए हमेशा 0 से 0.5 लाई करेगा, और मेटल्स के केस में हमेशा 1/4 से 1/3 लाई करेगा, मतलब कहाँ से कहाँ तक, 0.25 से 0.333 तक लाई करेगा मेटल्स के लिए, ठीक है। एक आधे मटेरियल का लिखवा भी देता हूँ। एक बार मैंने देखा था आपके हिमाचल एई में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, म्यू ऑफ कंक्रीट 0.1 से लेकर 0.2 के बीच में लाई करता है। म्यू ऑफ एल्यूमिनियम जो है दैट लाइज बिटवीन 0, दैट इज प्रिसाइज वैल्यू 0.333। म्यू ऑफ स्टील जो है इट लाइज बिटवीन 0.27 से 0.3, ठीक है। और म्यू ऑफ कास्ट आयरन इट इज 0.2 टू 0.3, ठीक है। ये सारी वैल्यूज लिख लेना, आपके पेपर में आई हुई थी शायद किसी एक की, स्टील की आई हुई थी। और मेटल के लिए एक बार किसी पेपर में आई हुई थी, मेरे को याद है।
ठीक है, आज जेई वालों की क्लास नहीं लेंगे, जेई वाली करवा लेते हैं आज, ए का थोड़ा हो जाए कंटेंट फिर लेते हैं। अच्छा, अब इस म्यू वैली का क्या यूज है ये देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 2D में ये दिखा रहा हूँ मैं, इस डायरेक्शन में x है, इस डायरेक्शन में y है, इस पे सिग्मा एक्स एक स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, स्ट्रेस एक्टिंग इज सिग्मा एक्स इन x डायरेक्शन। ठीक है, तो कैलकुलेट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन x, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन x। बता दो, वेरी गुड, इट विल बी सिग्मा एक्स ओवर ई। ठीक है, स्ट्रेस बाय ई वैल्यू दैट विल बी स्ट्रेन इन एक्स, डन। और मान लो अगर मैं बात करूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन वाई, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन वाई। तो इसके लिए देखो म्यू क्या होता है, म्यू इज लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब इससे ये डायरेक्शन अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, जिस डायरेक्शन में लोड लगता है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं, उससे अपोजिट वाली क्या हो जाती है, लेटरल हो जाती है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल कौन सी है, एक्स डायरेक्शन, और लेटरल कौन सी है, वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा विद नेगेटिव साइन डिवाइड बाय स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, यही होता है म्यू वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से स्ट्रेन इन वाई क्या होगा, माइनस म्यू टाइम्स स्ट्रेन इन एक्स। ठीक है, समझ में आया। तो स्ट्रेन इन एक्स हमें पता है सिग्मा एक्स बाई ई है, तो यहाँ से स्ट्रेन इन वाई क्या आएगा, माइनस म्यू टाइम स्ट्रेन इन एक्स ओवर ई वैल्यू। बोलो कोई इशू यहाँ तक, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लेना, ये चीजें नहीं समझ में आती हैं जनरली। ठीक है, बहुत बेसिक चल रहा है, बोल दो इसको 400 मत लेना, चीज आसान नहीं है ये, फिर बोल रहा हूँ। ये केस है, समझ लो। ठीक है, सेकंड केस जो है, सॉरी 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 सॉरी, सिग्मा एक्स, ठीक है। सेकंड केस जो है, इसमें मान लो इस तरफ में लगा है सिग्मा एक्स, इस तरफ में लगा है सिग्मा वाई। ठीक है, तो मैं इसको कैसे आइडियलाइज कर सकता हूं, इस तरफ में दिखा दूं मैं, इसको लेटरल मानते हैं कि जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उसको मानेंगे हम लेटरल, जिस डायरेक्शन में लोड नहीं लग रहा उसको, सॉरी सॉरी, जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उसको लॉन्गिट्यूडनल, और जिस डायरेक्शन में लोड नहीं लग रहा है उसको लेटरल। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स में लोड लग रहा है, ठीक है, तो दिस विल बी लॉन्गिट्यूडनल, और ये वाली हो जाएगी लेटरल। लोडिंग एक्सिस को हमेशा लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई।
अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन में कैलकुलेट स्ट्रेन इन एक्स, तो क्या करोगे? पहले तो इस वाली फिगर से आओ, यहाँ पर बताओ व्हाट विल द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन एक्स। सब भाग गए क्लास में, तो क्या बात है? क्या होगा स्ट्रेन इन एक्स? हम पढ़ेंगे, चलो। वेरी गुड, स्ट्रेन इन एक्स होगा सिग्मा एक्स ओवर ई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर बता दो स्ट्रेन इन एक्स क्या हो जाएगा इस वाले केस में। अब इस वाले केस में बताना मेरे को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सी है, किस डायरेक्शन में लोड लग रहा है? वाई डायरेक्शन में लोड लग रहा है ना, तो दिस विल बी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और इससे अपोजिट वाली क्या हो जाएगी? लेटरल एक्सिस हो जाएगी। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बी स्ट्रेन इन वाई डिवाइड बाय स्ट्रेन इन एक्स। अच्छा ऐप चल नहीं रहा, पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम है। आपको तो प्रॉब्लम नहीं आ रही ना, समझ तो आ रही है ना चीजें? या तो हो सकता है आपका नेटवर्क इशू हो, इस वजह से हो रहा हूँ। खैर एनीवेज, तो यहाँ पर म्यू वैल्यू क्या होगी? इट इज लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड बाय लेटरल, तो स्ट्रेन इन वाई डिवाइड बाय स्ट्रेन इन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से स्ट्रेन इन एक्स क्या होगा? इट विल बी माइनस, बीच में रुक जाती है वीडियो, शायद आपका नेटवर्क इशू होगा यार। ठीक है, मे भी नेटवर्क इशू होगा। क्या उल्टा लिख दिया? ओ ओ ओ सॉरी सॉरी, स्ट्रेन इन एक्स टू स्ट्रेन इन वाई। ठीक है ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया? स्ट्रेन इन एक्स इट विल बी इक्वल टू माइनस म्यू टाइम स्ट्रेन इन वाई। डन। तो दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, नेट स्ट्रेन इन एक्स जो होगा इट विल बी सिग्मा एक्स ओवर ई माइनस म्यू टाइम्स स्ट्रेन इन वाई क्या होगा? सिग्मा वाई ओवर ई वैल्यू। ठीक है, इट इज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। मैं चाहता तो यही लिखवा सकता था, बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, तो हर किसी को समझ आना चाहिए। ऑल्दो मैं इसको ए में करवाता, लेकिन चलो इसी में करवा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा स्ट्रेन इन वाई की, ठीक है, तो व्हाट दिस वुड बी? इट वुड हैव बीन सिग्मा वाई ओवर ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा एक्स ओवर ई। ठीक है, करके देखना, ये वाली डेरिवेशन भी हो जाएगी। और अगर मान लो यही चीज आपको 3D में गिवन होती, रिपीट कर दूं? रिपीट में कुछ नहीं है, देखो। अगर ये मान लो फिगर है, ठीक है, इस डायरेक्शन में सिग्मा एक्स लगा है, इस डायरेक्शन में सिग्मा वाई लगा है, तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें एक में सिग्मा वन सॉरी सिग्मा एक्स दिखा दिया मैंने सिर्फ, और एक में सिर्फ सिग्मा वाई दिखा दिया। तो स्ट्रेन इन एक्स इस डायरेक्शन में तो नॉर्मल आ गया, सिग्मा एक्स ओवर ई कर दिया। और यहाँ पर म्यू वैल्यू क्या होगी? इट विल बी लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन कौन सा है? स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है दैट इज स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। तो ये होगी म्यू की वैल्यू। तो यहाँ से स्ट्रेन इन एक्स की क्या फॉर्मूला आएगा? इट विल बी माइनस म्यू टाइम स्ट्रेन इन वाई। ठीक है, अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो व्हाट विल बी द स्ट्रेन इन एक्स? ये होगा ये वाला स्ट्रेन प्लस ये वाला स्ट्रेन। ठीक है, तो इट विल बी सिग्मा एक्स ओवर ई माइनस म्यू टाइम स्ट्रेन इन वाई को क्या लिख दिया मैंने? सिग्मा वाई ओवर ई लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रेन इन वाई का क्या फॉर्मूला बनेगा? सिग्मा वाई ओवर ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा एक्स ओवर ई। अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा आपको। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका क्या है जो मैंने आपको सॉइल के केस में बताया था बाकी सबको, कि जैसे मान लो जिस डायरेक्शन में अपने को लोडिंग लेनी है,
ठीक है, जैसे यही वाला ये क्यूबिकल एंड सॉरी जो भी आपका स्क्वायर एलिमेंट है, मैं इस एलिमेंट को नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पे सिग्मा एक्स लगा देता हूँ और इस डायरेक्शन में सिग्मा वाई लगा देता हूँ। मेरे को जिस भी डायरेक्शन में स्ट्रेन चाहिए, ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में स्ट्रेन चाहिए, मान लो मेरे को एक्स एक्सिस का एनालिसिस करना है, तो इस एक्स एक्सिस में लगाओ, बताओ मेरे को कि कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, सिग्मा एक्स लग रहा है, तो सिग्मा एक्स डिवाइड बाई ई जब मैं करूंगा मेरे को मिल जाएगा इस सिग्मा की वजह से कितना स्ट्रेन आया ये पता लग गया। अब दूसरा सिग्मा कौन सा है, ये सिग्मा वाई है। ये बताओ जब ये सिग्मा वाई जो दूसरी फोर्स लग रही है दूसरी डायमेंशन में, ठीक है, ये इस क्यूब को इस डायमेंशन के कोरस्पॉन्डिंग पकड़ के खींच रही है, तो इस वाली डायरेक्शन में ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा या एक्सपेंड करेगा, एक्स वाली डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करेगा या एक्सपेंड करेगा। वेरी गुड, अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो माइनस लगा देना, ठीक है, क्योंकि ये सिग्मा एक्स तो इसको पकड़ के एक्सपेंड कर रहा है और इससे अपोजिट वाला इसको पकड़ के कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो बीच में लगा देना माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा वाई ओवर ई। समझ आ गया? ठीक है, टेक्निकली यहां से आता है, नहीं तो ऐसे पकड़ लेना इसको, ये ऐसे आसान होगा। अच्छा, दूसरा मेथड एक और बहुत सिंपल, अब इसका 3D एनालिसिस देखते हैं, ठीक है। अगर 3D एनालिसिस आपने कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा आपको अच्छे से आ गया, ठीक है। जब इसका 3D में एनालिसिस करूंगा तो इस डायरेक्शन में लगाऊंगा सिग्मा एक्स इसमें लगाऊंगा सिग्मा वाई और जेड डायरेक्शन में सिग्मा जेड, ठीक है। अब मेरे को स्ट्रेन इन जेड बता दो क्या होगा, मस्त फंडा है, हाँ ठीक है। जस्ट स्ट्रेन इन जेड बता दो कैसा है। अब देखो जब मैं जेड डायरेक्शन की बात करूंगा, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन, दिस इज जेड डायरेक्शन, ठीक है। अब जेड वाली डायरेक्शन की बात करता हूं मैं, जेड डायरेक्शन में कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, सिग्मा जेड, कैसा लग रहा है, टेंसाइल। तो बताओ ये इसको एक्सपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हम पकड़ के खींच रहे हैं तीनों तरफ से, तीनों तरफ से पकड़ के खींच रहे हैं, तो जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है वो जेड डायरेक्शन को एक्सपेंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है टेंसाइल, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप विक्रम जी, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। तो देखो जो जेड डायरेक्शन है उसमें टेंसाइल लोड लग रहा है, वो उस डायरेक्शन में एक्सपेंशन करेगा कॉन्ट्रैक्शन करेगा। बाकी सबके लिए पंकज जी आप बताओ, दुशांत जी आप बता दो। शायद क्यों क्लियरली क्यों नहीं बता रहे। एक क्यूब है यार, आप इसको चारों तरफ से मतलब तीनों तरफ से पकड़ के खींच रहे हो, हर तरफ से जितनी भी साइड है आपका रूम है, ठीक है, आप सारी दीवारों को पकड़ के खींच रहे हो बाहर की तरफ, तो क्या हो रही है, अगर मान लो सारी दीवारें हैं, जितनी भी आपका छत फ्लोर आमने सामने लेफ्ट राइट सारी वॉल्स हैं जो उसको पकड़ के बाहर की तरफ खींच रही हैं वो, ठीक है, वो बाहर की तरफ जा रही हैं, ठीक है, सारी तरफ से पकड़ के आप बाहर की तरफ खींच रहे हो उसको, तो रूम एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा ना आपका, है ना। जब रूम एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा तो सिर्फ मैं एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, सिर्फ लेफ्ट और राइट वाली जो वॉल्स हैं, ठीक है, इस पे लग रहा है मान लो एक टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, तो क्या करेगा, इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। तो जेड डायरेक्शन में जो सिग्मा जेड लग रहा है इट विल ट्राई टू एक्सपेंड इट, कितने मैग्नीट्यूड से, स्ट्रेन इन जेड मैग्नीट्यूड से। स्ट्रेन इन जेड क्या होता है, सिग्मा जेड ओवर ई वैल्यू, ठीक है। अब ये बताओ आपका ये रूम है, ठीक है, इस रूम में जब मैंने जेड डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो ये वॉल्स ये वाली लेंथ बढ़ रही थी, ठीक है। अब मान लो मैं इसको ऊपर और नीचे से पकड़ के खींचूंगा तो ये वाली लेंथ जो होगी ये बढ़ेगी या घटेगी, ये वाली साइड की लेंथ, ये वाली, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, वेरी गुड, इट विल डिक्रीज, इसलिए सिंबल कैसे लगेगा, माइनस का। और क्योंकि हम जेड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं
और लोड हम ले रहे हैं वाई डायरेक्शन वाला, ठीक है। वाई डायरेक्शन की लोड की वजह से जेड डायरेक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए म्यू लगा दूंगा साथ में मैं। म्यू का सिर्फ इतना सा काम है कि एक डायमेंशन में अगर मैं खींच रहा हूँ तो दूसरे वाली में क्या फर्क पड़ेगा। तो जहां पर भी ऐसा केस आएगा कि एक डायरेक्शन में खींच दिया, दूसरे वाली में फर्क देखना है, तो वहां पे म्यू साथ में लगेगा, ठीक है। तो म्यू टाइम्स कौन सा, सिग्मा वाई की वजह से देख रहा हूं मैं, ठीक है। अब ऐसे ही सिग्मा एक्स में, एक्स डायरेक्शन में भी खींच रहे हैं हम इसको, तो जब इसको एक्स डायरेक्शन में खींचेंगे तो बाकी दोनों डायरेक्शन में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। तो जेड डायरेक्शन में अगेन डिक्रीमेंट होगा, इसके लिए अगेन माइनस इंटू म्यू लगा देंगे और सिग्मा एक्स ओवर ई कर देंगे। तो यहाँ से स्ट्रेन इन जेड इतना हो जाएगा। सिमिलरली स्ट्रेन इन एक्स क्या होगा, इट विल बी सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा जेड बाई ई। बताने को मैं डायरेक्टली रिजल्ट बता सकता था आपको बट यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि बेस बनता है यहाँ से आपका। सिग्मा वाई ओवर ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा एक्स ओवर ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा जेड ओवर ई। ठीक है, यू शुड ऑल एटलीस्ट अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, ताकि आप कोई भी काम करो ना लाइफ में तो घुस जाओ उस चीज में, डीपली घुस जाओ। मतलब अगर कुछ काम कर रहे हो, या तो मतलब बोलते हैं ना, या तो छोड़ो मत या छेड़ो मत, ठीक है। छेड़ दिया तो छोड़ो मत, ठीक है, और अगर छोड़ दिया तो छेड़ो मत। तो अगर कुछ भी कर रहे हो तो उसको इतने अच्छे से करो कि हर चीज आपको पता हो उसके बारे में। हो गया। एक लास्ट आर्टिकल करते हैं आज का, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलो मैं खाली लिखवा देता हूँ, ठीक है उसको। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अगर मान लो ये क्यूब है, ठीक है, इस पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड तीन स्ट्रेसेस लग रहे हैं। तो इस पे स्ट्रेन इन एक्स, स्ट्रेन इन वाई, स्ट्रेन इन जेड हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब है बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगा दैट विल बी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड सॉरी, स्ट्रेन स्ट्रेन इन एक्स प्लस स्ट्रेन इन वाई प्लस स्ट्रेन इन जेड, दैट विल बी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसको हम डीवी बाई वी से लिखते हैं, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। व्हाट इट, तो जब, या फिर एप्सिलॉन वी से भी लिख सकते हैं इसको। एप्सिलॉन वी में जब आप ये सिग्मा एक्स सिग्मा स्ट्रेन इन एक्स स्ट्रेन इन वाई स्ट्रेन इन जेड ये सारी वैल्यूज ऐड करेंगे ये ऊपर से, ठीक है। 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, फ्रॉम 1 2 3 स्ट्रेन इन जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ये आपका निकल के आएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड ओवर ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू। This will be the value of volumetric strain. समझ गए? नेक्स्ट इज फॉर हाइड्रोस्टैटिक, ए में इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। ए वाले इसके लिए छोड़ देना, 1 पेज छोड़ देना। तो फॉर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन बोल दो, हाइड्रोस्टैटिक टेंशन बोल दे, या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल दे। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है,
वेरी गुड। ऑल डायरेक्शन सेम। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब वाटर, तो वाटर में अगर हम किसी भी सरफेस से मान लो किसी भी डेप्थ नीचे चले जाते हैं, जैसे मान लो ये वाटर का सरफेस है, कोई ओशियन है मान लो, इससे जितने नीचे जाते जाएंगे, ठीक है, उतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता जाएगा बाय मैग्नीट्यूड रो जी एच। ठीक है, रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनटू एच जो है दैट इज डेप्थ ऑफ वाटर। तो जितनी ज्यादा डेप्थ में आप जाते जाओगे उतना ज्यादा स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। तो एट ए पर्टिकुलर डेप्थ, ठीक है, जैसे मान लो ये वाटर टेबल की हाइट है, यहाँ से सर्टेन डेप्थ नीचे, कोई भी डेप्थ एच नीचे, 2 एलिमेंट लो चाहे 10 एलिमेंट लो, सबके ऊपर जो प्रेशर है उनका मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, और ये प्रेशर कैसा होता है, वाटर इक्वली हर तरफ से सेम प्रेशर लगाएगा किसी भी बॉडी पे। ठीक है, ये चीज हम सॉइल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में क्या है, हर तरफ से सेम प्रेशर लगता है। ठीक है, ये तो थी सर्कुलर बॉडी। अगर मैं बात करूं क्यूबिकल बॉडी है, तो इसके ऊपर जो भी हम ये प्रेशर लगा रहे हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, ठीक है, ये तीनों तरफ से सेम हो, मान लो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड तीनों तरफ से सेम है, मान लो सारे की वैल्यू सिग्मा है। ठीक है, सबकी वैल्यू सिग्मा है सपोज इन केस, देन एप्सिलॉन वी विल बी सिग्मा एक्स को भी सिग्मा रख देंगे, सिग्मा वाई को भी सिग्मा रख देंगे, प्लस सिग्मा जेड को भी सिग्मा रख देंगे, डिवाइड बाय ई वैल्यू इनटू 1 माइनस 2 म्यू। गॉट इट। तो यहाँ से आपका स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक इट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स सिग्मा डिवाइड बाय ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू, जहां पर आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन वी क्या होता है, इट इज नथिंग बट डेल्टा वी बाय वी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कुछ डेफिनेशन पढ़ी है आपने कभी, नॉर्मल स्ट्रेस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कोल्ड, इसको हम बोलते हैं के, दैट इज नोन एज बल्क मॉडुलस। ये ऊपर डेरिवेशन में आया था ना, ये ऊपर रिजल्ट दिखवाया मैंने आपको, डेरिवेशन में आएगा ये। ठीक है, कुछ नहीं, ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो आएगा ये 1 माइनस 2 म्यू, ये जब ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पे। लास्ट लाइन बता रहा हूँ दिस द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, एप्सिलॉन वी, इसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस पढ़ा है ना आपने, 3 तरह के मॉडुलस पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, अब आगे जब स्ट्रेन आएगा, शियर स्ट्रेन, तो वहां पे एक और मॉडुलस पढ़ेंगे, शियर मॉडुलस। तो एक तो हमने इलास्टिक मॉडुलस पढ़ा था, ई वैल्यू, ठीक है, और एक यहाँ पर दूसरा मॉडुलस पढ़ लिया हमने, बल्क मॉडुलस, व्हाट इट, जो कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन वी है। ठीक है, तो यहां से सिग्मा बाय एप्सिलॉन वी इट विल बी इक्वल टू 3 भी लगा लो साथ में, 3 इंटू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू, और इसको मैं के लिखता हूँ, तो इट विल बी 3k इज इक्वल टू ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू। तो यहाँ से एक कोरिलेशन हम एस्टेब्लिश करते हैं, ई इज इक्वल टू 3k divided by 1 minus 2 mu. It is the correlation between Young's modulus and bulk modulus. उल्टा कर दिया क्या मैंने? ओके ओके।